उसे इस कमरे में कैद काफ़ी घंटे गुजर गए थे। एक मुलाज़िमा आकर खाना भी दे गई थी, जिसे हाथ लगाने की उसने ज़हमत तक ना की थी। एक दफ़ा फिर से दरवाज़ा खुला तो वो खुद में सिमट गई। आने वाला कदम बढ़ाता उसके नज़दीक आ खड़ा हुआ। मेड अभी आपको एक ड्रेस देकर जाएगी, आप पहनकर रेडी हो जाइएगा, हमारा निकाह है आधे घंटे बाद। उसकी बात पर रूमी एक झटके से अपनी जगह से उठी। दिमाग दुरुस्त है आपका क्या? पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं किसी की बीवी हूँ, फिर इस वाहियात बात का क्या मकसद है? तैश के मारे उसका रंग सूख पड़ा। और मैं भी आपकी तस्दीक कर चुका हूँ, आप किसी की बीवी नहीं, बेवा हैं। और बेवा औरतों को दूसरी शादी करने का हक इस्लाम भी देता है। वो सुकून से कहता हाथ सीने पर बांधकर उसके सामने खड़ा हो गया। मैं किसी सूरत भी आपसे शादी नहीं करूँगी, सुना आपने? मुझे अभी और इसी वक्त मेरे घर वालों के पास छोड़ कर आए, वरना मेरे भाइयों के अताप से बच नहीं सकेंगे आप। उसकी बात पर वो धीरे से हंस दिया। आपके भाई क़यामत तक भी इस जगह का पता नहीं लगा सकते। रहना तो अब आपको हमेशा मेरे ही पास है। अब निकाह करके रहना है या निकाह के बगैर, यह आप पे डिपेंड करता है। मुझे कोई एतराज़ नहीं। उसकी बात पर वो बेबसी से मुठ्ठियाँ भींच कर रह गई। देखें, मैं देखने की सलाहियत से महरूम हूँ। आप क्यों एक अंधी लड़की को खुद से बांधना चाहते हैं? वो उसे हर मुमकिन तरीके से कायल करना चाहती थी। आप मेरा हाथ थामे, मैं आपकी बीनाई बन जाऊंगा। आपको खुद भी कभी महसूस नहीं हो पाएगा कि आप इस दुनिया की रंगीनियां नहीं देख सकती। उसकी आवाज़ में एक जज्ब था जिसे महसूस करते रूमी लब भींच गई। हाँ, उसे बहुत बड़ा झटका लगा था रूमी की बेनाई का सुनकर। पर वो मोहब्बत ही क्या जो आजमाइश पर पूरी ना उतर सके। वो भी इस कड़ी आजमाइश में सुरखरू हो गया था। मेरी इद्दत पूरी नहीं हुई अभी। उसने फरार की एक और कोशिश की। निकाह के बाद कोई इद्दत नहीं होती, इसलिए ये ऐसा कोई मसला नहीं। निकाह या तो अभी आधे घंटे में होगा या फिर कभी नहीं होगा, और दूसरी सूरत में आपको निकाह के बगैर हमेशा के लिए मेरे पास रहना होगा। अब बंदा बशर हूँ, इस कदर हसीन लड़की के करीब होते बहक भी सकता हूँ, इसलिए सोच समझ कर आधे घंटे में फ़ैसला कर ले। वो उसका गाल थपथपाता कमरे से निकल गया तो वो बेड पर गिरती अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रो दी। इतनी जल्दी क्यों मुझे तनहा कर गए अफगन आप? आपको ज़रा भी ख्याल ना आया मेरा कि आपके बगैर मेरा क्या होगा? ये कैसी मोहब्बत थी आपकी अफगन जो बीच राह में तन्हा कर गई मुझे? वो रोती हुई शिद्दत से उसे पुकार रही थी, जो उसकी रूह के साथ रह चुका था, उसकी पहली मोहब्बत मिर्ज़ा अफगन बलोच। ठीक आधे घंटे के बाद वो निकाह खान और चंद गवाहान के हमरा कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक वो उसके भेजे गए ड्रेस का लाल दुपट्टा सर पर ओढ़े बैठी थी। अलबत्ता बाकी सूट बदलने की जहमत नहीं की गई थी। वो जाकर उसके पहलू में बैठ गया, जबकि बाकी सब कुर्सियों और सोफ़ों पर बैठ गए। निकाह की कार्रवाई शुरू की गई तो रुमैसा के हाथ कांपने लगे। रुमैसा अरहम बलोच बिनते मिर्ज़ा अरहम बलोच का निकाह चौधरी फ़ाइक वल्द चौधरी से बेवज़ हक महर 1 करोड़ किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? निकाह खां की आवाज़ और उसके अल्फाज कानों में पड़ते रूमी लब भींच कांच सी बेनूर आंखों से खारा पानी बहता चला जा रहा था। उसकी खामोशी पर फ़ाइक चौधरी ने अपना हाथ उसके कपकपाते हाथों पर रखा। कबूल है? क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है? क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है? आखिरी दफ़ा ये कलमात दोहराते वो बेसाख्ता चेहरा दोनों हाथों में छुपा कर रो दी। अब उसकी किस्मत में शायद उम्र भर के लिए रोना ही लिख दिया गया था। निकाह मुबारक हो रूहेमन। वो झुककर उसके कान में सरगोशी कर गया तो रूमी को लगा जैसे उसके कान में पिघला हुआ शीशा उंडेल दिया गया। वो निकाह खान और गवाहान को रुखसत करने गया तो रूमी ने सर पर बड़ा सा दुपट्टा खींच कर उतारा और कमरे के एक कोने में फेंक दिया। कीमती आंचल अपनी बेकदरी पर रोने लगा। खुद वो बेड पर औंधे मुंह गिरती रोने का शुगल पूरा करने लगी। मेहमानों को रुखसत करने के बाद वो वापस कमरे में आया तो उसे यूं रोते देख नफ़ी में सर हिलाकर रह गया। उसके करीब आता वो उसे बाजू से थाम कर अपने मुकाबिल खड़ा कर गया और उसे समझने का मौका दिए बगैर खुद से लगा गया। इस उफ्ताद पर वो भौचक्की रह गई और कसमसाकर पीछे हटने की कोशिश करने लगी, पर ऐसा मुमकिन कहाँ था। मुबारक नहीं देंगी? उसे यूं ही खुद से लगाए उसके कान के करीब झुककर सरगोशी नुमा सवाल किया गया तो उसकी गर्म सांसें अपने कान और गर्दन पर महसूस करती वो थर्रा उठी। किस बात की मुबारक? मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बनाने की या मुझे जीते जी मार देने की? उसकी तल्खी से भरपूर आवाज़ पर वो अफसोस से उसे खुद से अलग कर गया। इससे पहले कि वो उसे कोई जवाब देता उसकी जेब में पड़ा मोबाइल बज उठा। मोबाइल की स्क्रीन पर एक नज़र डालने के बाद वो कमरे से निकल गया। वो बेड पर गिरती फिर से रोने लगी। उसकी किस्मत में शायद यही रोना लिख दिया गया था। रुमैसा को गायब हुए कई घंटे गुजर चुके थे, पर उसका कोई नामो निशान तक न मिला था अब तक। और हान और शिफान दोनों ने अपने बंदे फैलाए हुए थे उसकी तलाश में।
उस वक्त भी रात के 9 बजे सब हवेली के सहन में जमा थे। सबकी हालत एक ही जैसी थी, हर कोई परेशान हाल था। जवान बेटी का दिन दिहाड़े गायब हो जाना छोटी बात ना थी। शिफान की जेब में पड़ा मोबाइल बज उठा तो वो चौंक कर जेब से मोबाइल निकालता आंखों के सामने कर गया। मोबाइल की स्क्रीन पर कोई अननोन नंबर जगमगा रहा था। उसने सर झटक कर कॉल बंद कर दी। मोबाइल फिर से बज उठा तो वो झुंझला कर कॉल उठा गया। हेलो, उसकी आवाज़ में झुंझलाहट वाज़ेह थी। अस्सलामुअलैकुम साले साहब, बाहर के मुल्क में रहकर शायद आप ये भूल चुके हैं कि मुसलमान एक दूसरे पर सलामती भेजते हैं। मुकाबिल के जुमले पर शिफान चौकन्ना होकर बैठ गया। माथे पर नागवारी के बल आ गए। क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? उसके सवाल से महसूस होता वो कहकहा लगा उठा। आपका इकलौता बहनोई होने का शर्फ हासिल है नाचीज़ को। मुकाबिल के सुलगाते हुए लहजे पर उसको 440 वोल्ट का झटका लगा था। वो एक झटके से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी ज़ुबान हलक से खींच लूँगा मैं कमीने। वो हलक के बल चीखा था। साले साहब, हम कोई काम भी सबूत के बगैर नहीं करते। आप भी अपनी आंखों से सबूत देख लें ताकि आपको मेरी बकवास उस बात पर यकीन हो सके। और हाँ, बहन के सुहागन रहने की दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वो अपनी सुनाता अगले ही लम्हे उसकी एक भी बात सुने बगैर कॉल ठक से बंद कर गया। शिफान सुर्ख होते चेहरे के साथ हाथ में मोबाइल पकड़े चुपचाप खड़ा था। तभी मोबाइल की स्क्रीन फिर से रोशन हुई। अब की दफ़ा व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आया था। उसने मैसेज क्लिक किया तो सामने स्क्रीन रोशन हो गई और फिर जो देखने को मिला उससे शिफान और उसके साथ खड़े अरहान की आंखें फैल गईं। वो सुर्ख चेहरा लिए मोबाइल की स्क्रीन पर निगाहें जमाए खड़े थे। क्या है अरहान? अरहम बलोच ने बेचैनी से पूछा। निकाहनामा, अरहान के मुंह से सरसराती आवाज़ निकली। क्या? किसका निकाहनामा? साफ साफ क्यों नहीं बता रहे? मेरा दिल रुक रहा है। नाज बेगम रोती हुई उठ खड़ी हुई तो जुहान ने जल्दी से उन्हें कंधों से थामा। चौधरी फाइक ने हमारी रूमी को अगवा करके उसे निकाह कर लिया है। उसकी इत्तला वहाँ मौजूद हर फर्द पर पहाड़ बनकर टूटी। नाज बेगम वहीं गिर गई थी। हवेली में एक बार फिर से चीखो पुकार मच गई और हान ने शिफान के हाथ से मोबाइल पकड़ा और उसी वक्त उसी नंबर पर कॉल मिलाई। पहली बेल पर ही कॉल पिक कर ली गई थी। इतनी जल्दी मेरी याद सता गई साले साहब को। फाइक चौधरी की शरीर आवाज़ पर अरहान का खून खोल उठा था। अपनी बकवास बंद कर साले। वो बोला नहीं, धाड़ा था। साहिबा ने सहम कर उसके सुर्ख चेहरे को देखा था। ओहो, बड़े साले साहब बोल रहे हैं। मुझे साला बोलकर तो तुम ज्यादती कर रहे हो मेरे साथ यार। तुम्हारा बहनोई लगता हूँ अब रिश्ते में। साला कहकर रिश्ता ख़राब तो मत करो। और हान ने बड़ी बर्दाश्त से उसकी बात सुनी थी। तुम बस थोड़ा सा सब्र करो फाइक चौधरी। बहुत जल्द तुम्हारी गर्दन मिर्ज़ा अरहान के हाथ में होगी। फिर देखूंगा खुद को इस गिरफ्त से कैसे आज़ाद करवा सकोगे तुम। सर्द आवाज़ में कहता वो मुकाबिल की बात सुने बगैर ही खटाक से फ़ोन बंद कर गया था। सर्द आवाज़ में कहता वो मुकाबिल की बात सुने बगैर खटाक से कॉल बंद करता। शिफान को मोबाइल पकड़ा गया जो नाज बेगम के पास बैठा उनको तसल्ली दे रहा था। सब कुछ इस कलमुही की वजह से हो रहा है। जब से ये हमारी ज़िंदगियों में आई है खुशियाँ हमसे रूठ गई हैं। पहले मेरे बेटे को जोग दे दिया, फिर उसके आशिक ने मेरे फूल से बच्चे की जान ले ली और अब इसका वही नामुराद आशिक हमारी बच्ची को कैद कर गया। रुखसार बेगम परेशान सी खड़ी साहिबा पर चिल्लाई तो वो सहम उठी और हान ने नाराज़ नज़रों से उन्हें देखा। क्या कह रही हैं माँ आप? आपको मना भी कर चुका हूँ। और हान की आवाज़ में नागवारी सिमट आई। जो कुछ भी कह रही हूँ होशो हवास में कह रही हूँ मैं। वो अपनी बात पर डटी हुई थी। जूनी ने एक शिकायती नज़र अपनी माँ पर डाली। न जाने क्यों वो उसकी मासूम सी भाभी के पीछे ही पड़ गई थी। जोहान को अपनी भाभी बहुत पसंद थी, मासूम और प्यारी सी। उसे साहिबा की हरी आंखें और घुंघराले भूरे बाल बहुत पसंद थे जो बिल्कुल किसी गुड़िया जैसे लगते थे। वो जिस दिन से आई थी जुहान ने उसे हंसते बोलते नहीं देखा था, बस चुप रहती थी। वो ज़्यादा बाहर भी नहीं आती थी, कमरा नशी रहती थी। उसका बहुत दिल करता था अपनी भाभी के साथ वक्त गुजारने का। अरे इसका आशिक! इससे पहले कि वो अपना जुमला मुकम्मल करके फिर से साहिबा की ज़ात के परखच्चे उड़ाती और हान साहिबा के सुर्ख चेहरे पर नज़र डालता उन्हें टोक गया। माँ प्लीज़। उसके लहजे में नरमी भरी कतियत थी जिसे महसूस करते रुखसार बेगम लब भींच गई। तुम कमरे में जाओ। उसने थरथराती हुई कांपती साहिबा को हुक्म दिया तो वो सर हिलाती अपने बेजान वजूद को घसीटती कमरे की तरफ बढ़ गई। इस फाइक को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, देखता हूँ कैसे बचता है मेरे हाथों से। वो पुरताइश लहजे में बोला तो शिफान ने भी सर हिलाया। नहीं, ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। रूमी उसके निकाह में है अब।
ये मामला अगर जिरगे में चला गया तो हमें ही नाकामी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए कुछ अरसा सब्र करो और खामोशी साध लो। ये आवाज़ अरकम बलोच की थी। भाई साहब ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। अरसल बलोच ने भी उनकी तायद की तो वो दोनों एक दूसरे को देख कर रह गए। क्या उनकी बहन इतनी अर्जा थी कि उसे यूं ही छोड़ देते? पर यहाँ जिरगे के फैसले बहुत जालिम थे। घर में अचानक पैदा होने वाली टेंशन ने सबको परेशान करके रख दिया था। हर कोई गमगीन था, पर वक्त का तकाजा था कि अभी कोई कदम ना उठाया जाए। वो अभी माँ बाप के कमरे से लौटा था। इस हालत में माँ को संभालना यकीनन उसके लिए एक मुश्किल अमर था। उसके माँ बाप की तो क्या, उसकी अपनी भी जान बसती थी अपनी बहन में। वो समझ नहीं पा रहा था कि फाइक ने ऐसा क्यों किया। रूमी को उसने कहाँ देखा? फिर पूरे धड़ल्ले से उसे अगवा करके निकाह भी पढ़वा लिया। हालांकि उसका निकाह साहिबा से होने वाला था और सुनने में आया था कि वो अपनी दिली रजामंदी से साहिबा से शादी कर रहा है। तो क्या फिर फाइक ने साहिबा से शादी ना होने का बदला रूमी से शादी करके लिया था? इस तरह के कई सवाल शिफान के दिमाग में घूम रहे थे। सोफे की पोस्ट से टेक लगाए वो इन्हीं सोचों में गुम था जब दरवाजे पर होती दस्तक ने उसकी बेलाग सोचों में खलक डाला। यस, इजाज़त देते साथ ही उसने एक नज़र घड़ी पर डाली जो रात के 11 बजा रही थी। भला इस वक्त कौन हो सकता था? अभी वो सोच ही रहा था जब जोहान दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुई। उसके दाखिल होते ही दरवाज़ा ऑटो लॉक हो गया। शिफान ने अबरू उचकाकर उसे देखा, जिसने हाथ में एक ट्रे थाम रखी थी जिसमें एक अदद दूध का ग्लास और साथ में पेन किलर्स का पत्ता था। वो सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। ये क्या है? देखने के बावजूद वो सवाल दाग गया। नीम गर्म दूध और पेनाडॉल। नज़रें झुकाकर वो धीमे लहजे में बता गई। किस लिए? लहजा अब भी पहले जैसा सख्त ही था। उसके लहजे की सख्ती को महसूस करते जोहान ने आंसू अपने अंदर उतारे। भला कौन यकीन कर सकता था कि सामने खड़ा मर्द वही शिफान है जो उसे प्यार से किटी किटी कहते नहीं थकता था। अब तो उसके लहजे की सर्द मोहरी और आंखों का सर्द पानी खत्म नहीं होता था। वो आपको टांग में दर्द हो रहा था ना, तो इसीलिए ले आई बस। ये पी के आप अच्छा महसूस करेंगे। वो डरती डरती अपना मुद्दा बयान कर गई। ट्रे अब तक हाथ में थाम रखा था। अच्छा, और तुम्हें किसने कहा कि मेरी टांग में दर्द है? वो उससे सवाल करता सोफे से उठता, उससे चंद कदम के फासले पर आकर खड़ा हो गया। मुझे पता चल गया था। उसकी खुद पर जमी गहरी नज़रों से वो कंफ्यूज होने लगी। क्यों, नजूमी हो क्या तुम? उसकी स्पाट आवाज़ पर वो सटपटाकर तेज़ी से नफ़ी में सर हिला गई। ट्रे में रखे ग्लास में से थोड़ा सा दूध छलक पड़ा तो वो ट्रे सामने पड़े मेज़ पर रख गई। जवाब दो। उसकी सर्द आवाज़ पर वो हलक तर कर गई थी। आपने 3-4 बार अपनी टांग को छुआ और आपके चेहरे पर तकलीफ़ के तासुरात थे, इसलिए मुझे लगा आप तकलीफ़ में हैं। वो उंगलियां मरोड़ती अपनी जान बख्शी की दुआ करने लगी। ओह, तो यानी मोहतरमा जोहान साहिबा चेहरे के तासुरात पढ़ने में भी माहिर हैं। वो महसूस होता हुआ कहता रूम फ्रिज की तरफ बढ़ गया। जोहान चोर नज़रों से उसे देखने लगी। जो फ्रिज का दरवाज़ा खोलता तो वो तेज़ी से नज़रें फेर गई। अपनी मतलूबा शय हासिल करने के बाद वो पीछे मुड़ा तो वो तेज़ी से नज़रें फेर गई। नज़रों की ये तेज़ी शिफान से छुपी नहीं रह सकी। पियोगी? वो उसके सामने खड़ा उसे ऑफ़र कर रहा था जो उसकी तरफ देखे बगैर झट से इनकार करने वाली थी। उस पर नज़र पड़ते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहाँ वो छोटी सी स्याही माइल महलूल की बोतल मुंह से लगाए छोटे छोटे घूंट भर रहा था। अल्कोहल? उसके मुंह से ये लफ्ज़ सरगोशी नुमा आवाज़ में निकला था जिससे सामने खड़ा इंसान भी बहरामंद हो चुका था। वो महसूस होता उसके करीब आया और उसके गिर्द चक्कर काटने लगा। जोहान के वजूद में फरेरी दौड़ी। तुम जानती हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो उसके गिर्द चक्कर काटता अब की दफ़ा मीठे लहजे में बोला। क्या? उसकी ज़ुबान साथ ना देते लड़खड़ा गई। तुम्हारा रात के इस पहर मेरे कमरे में आना। वो पीछे से उसके कान के करीब झुककर बोला तो जुहान की आंखें फैल गईं। दिल उछल कर हलक में आ गया जैसे। तुम जानती हो? वो अपना मजबूत भारी हाथ धीरे धीरे उसके बाजू पर रखता नीचे से ऊपर की तरफ लाने लगा। जुहान के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। उसने अपनी जगह से हिलना चाहा पर टांगों ने इनकार कर दिया। तुम बहुत हसीन हो। वो उसके बाल एक शाने पर डाल गया। गरम सांसें जुहान की गर्दन से महस होने लगी। उसकी बोझल सरगोशी से उसका रंग फक हुआ था। अब की बार उसने आओ देखा ना ताओ शिफान को धक्का दिया और लरजते कदमों से कमरे से बाहर भागती चली गई। डफर। शिफान ने हाथ में पकड़ा एनर्जी ड्रिंक डस्टबिन में फेंका और दरवाज़ा लॉक करने लगा। आइंदा आधी रात को किसी गैर मर्द के कमरे में जाने से पहले 100 मरतबा सोचेगी। हर कोई शिफान बलोच नहीं होता कि जवान और हसीन तरीन दोशीज़ा को देखकर नफ्स को बहकने से बचा ले। वो बुड़बुड़ाता हुआ गोली मुंह में रखता।
दूध का गिलास मुंह से लगा गया क्योंकि उसकी टांग में वाकई बहुत दर्द था और अब वो सुकून लेना चाहता था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो बेड पर बैठी जोरों शोर से रोने में वो मसरूफ थी। उसे फिर यूं रोते देख orhan लब भींच कर रह गया। वो जितना मर्जी उस लड़की को समझा लेता, मना कर लेता, पर वो भी अपने नाम की एक ही थी। मजाल है जो किसी की सुने, बल्कि उसे यूं कहना चाहिए कि मजाल है जो साहिबा orhan बलोच, मिर्ज़ा orhan बलोच की सुने। अपने पीछे दरवाज़ा बंद करता वो चादर उतार कर हस्बे आदत सोफे पर फेंक कर बेड की तरफ बढ़ा। अब क्यों रो रही हो? उसके सवाल पर साहिबा ने शिकवा कुनान निगाहों से उसकी जानिब देखा, जैसे कह रही हो कि आप तो जैसे वाकिफ़ ही नहीं है ना इस बात से कि क्यों रो रही हूँ। बता भी चुको अब। उसका अंदाज साहिबा को साफ बेजार महसूस हुआ। वो जो उसे बताने का इरादा कर बैठी थी लब भींच गई। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या कुछ? जब मुसलसल उसकी तरफ से खामोशी का सामना करना पड़ा तो वो उसके करीब आता गुस्से से उसका बाजू जकड़ कर पूछने लगा, अगर अगला बंदा खामोश है तो इसका मतलब यही है कि वो आपकी बात का जवाब नहीं देना चाहता। क्या इतनी सी बात समझ नहीं आती आपको? वो जो पहले ही तपी बैठी थी एकदम फट पड़ी। उसकी चर्ब जुबानी पर orhan ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। आज बड़े अरसे बाद उसे पुरानी साहिबा की झलक नजर आई थी। ये जुबान आजकल कुछ ज्यादा ही लंबी नहीं होती जा रही? उसके तन से भरपूर आवाज पर साहिबा ने उसे एक नजर घूर कर देखा, फिर नजरें चुरा गई। आंखें फिर से बहने लगी। वो जो खुद को बेजार जाहिर कर रहा था अब उसकी मुसलसल बरसती आंखों से बेचैन होने लगा। माँ की बातों की वजह से रो रही हो? वो जानता था ये सवाल नहीं था। वो शायद खुद को भी बावर करवा रहा था। वो बगैर कोई भी लफ्ज़ बोले खामोश रही तो उसका बाजू छोड़कर वो उसके सामने बैठ गया। देखो साहिबा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि एक माँ के लिए औलाद का गम क्या होता है, और वो भी जवान औलाद का। माँ को बहुत मोहब्बत थी अफगन से, हम सबकी जान था वो। बोलते बोलते वो एकदम रुक गया। साहिबा ने नज़र उठाकर उसकी आंखों में झांका तो धक से रह गई। भूरी आंखें जब से लाल हो रही थी। फरते जज्बात से अल्फाज जैसे उसके मुंह का साथ ही छोड़ गए थे। अगर तुम सोचो वो सब कुछ भूलकर एकदम तुम्हें सीने से लगा लेंगी तो ये तुम्हारी खुशफहमी है। अभी तो वो ये जानती नहीं कि तुम्हारी वजह से हमें क्या कुछ सहना पड़ा। अगर वो इन सब बातों से आगाह हो जाएं तो तुम्हारा इस घर में रहना दुश्वार कर दें। अब की दफ़ा उसका लहजा सर्द हो गया, जिसे महसूस करते साहिबा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। सरदार, मैं उसने orhan के कंधे पर हाथ रखते अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहा। जब उसका हाथ झटकता वो उसे दोनों कंधों से थाम गया। अपने कंधे पर उसकी सख्त बढ़ती गिरफ्त से तकलीफ महसूस करती वो सिसक उठी। तुम शायद सब कुछ भूल गई हो, कहो तो याद दिलाऊं? उसकी दरुश्तगी से पूछे गए सवाल पर वो बेसाख्ता रोती नफ़ी में सर हिला गई। पर ज़हन के दरीचों पर बहुत कुछ अब चलने लगा था।